आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 39। आप क्या अभी अभी जो कुछ हुआ था उस पर उत्साहित वाइस एडमिरल से बातचीत खत्म करने के बाद मैं एक चमकते हुए क्रिस्टल को देख रहा था। कालकोठरी के विशालकाय स्तंभ के ढहने के बाद कई शिकारी सैनिक बुरी तरह घायल हो गए और मुझे अपने हाल ही में सीखे गए कौशल गार्जियन लाइट की बहुमुखी प्रतिभा देखने का अवसर मिला। जब मैंने इस कौशल का प्रयोग घायल सैनिकों पर किया, चाहे उन्हें हल्की खरोंच लगी हो या गहरे घाव, तो वे सभी कुछ ही सेकंड में ठीक होने लगे और पहले जैसे स्वस्थ हो गए। कुछ गार्ड जो मृत्यु के करीब थे उन्हें भी कुछ ही सेकंड में स्थिर करके स्वस्थ कर दिया गया। उसके बाद का अगला घंटा पिछले कुछ दिनों में मेरे लिए सबसे थका देने वाला समय था। कालकोठरी के गायब होने के बाद केवल पहला बिंदु ही बचा था। मैं केवल उसके नाम की जानकारी ही देख सका, बाकी सब कुछ अपठनीय था। एक समतल क्रिस्टल। तुम क्या हो और तुम्हारा उपयोग कैसे किया जा सकता है? मैंने ऊर्जा लगाने, उसे कुचलने, अवशोषित करने की कोशिश की थी, कुछ भी नहीं बदला था। इसके साथ कुछ और भी अधिक दबाव वाला वह प्रकरण था जहां मुझे कष्टदायक सिरदर्द था, और चाहे मुझे मतिभ्रम हो रहा था या नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से मूव फास्टर शब्द देखे। मैंने इन नए घटनाक्रमों पर कुछ विचार किया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं जो जानता था उससे कहीं अधिक कुछ के बीच में हो सकता हूं। जब मैंने वाइस एडमिरल मैग्नार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में चर्चा करने में 1 घंटा बिताया, तो मेरे दिमाग में यही एकमात्र बात थी। मैंने मैग्नार से कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, और यहाँ मैं उन शब्दों के बारे में सोचते हुए इस क्रिस्टल को घूर रहा था। मेरे पास कई संभावित परिकल्पनाओं में से अधिक संभावना वाली परिकल्पनाओं में से एक ये थी कि मैं जो करने में सक्षम हो गया हूँ उसके बीच एक संबंध था, रिक्त फोकस, और अब ये सब किसी तरह से बुना गया था जो मुझे वह संदेश भेजता था, जबकि मेरा सिर उस क्षण अलग हो रहा था जब मैंने एक कालकोठरी को गायब कर दिया था। जब दरारें पूरी तरह फैल गईं, तो ये सामान्य कालकोठरी टूटने जैसा नहीं था जिसमें राक्षस बाहर निकल आते हैं, बल्कि पूरी की पूरी चट्टान ही गायब हो गई थी। मेरे मन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैंने लगभग 40 बार कालकोठरी को साफ किया था, जिसके बाद हल्का नीला रंग धीरे धीरे पतला होता गया और अंततः फट गया। इसका मतलब ये था कि अगर कालकोठरियों को बहुत कम समय में एक निश्चित संख्या में बार साफ किया जाता, तो उनके नियमों में गड़बड़ी होने की संभावना थी। मुझे पता था कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि इससे मैं आने वाले समय में इस पूरे मामले में अग्रणी भूमिका निभा पाऊंगा। बिना थके कोई भी मेरे जितनी बार कालकोठरियों को साफ नहीं कर सकता था। जब तक कई शिकारी मिलकर एक कालकोठरी को निशाना बनाने के लिए दसियों टीमें नहीं बना लेते, तब तक वे मेरी गति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये सवाल कर रहा था कि निचले स्तर के कालकोठरी पहले इस तरह गायब क्यों नहीं हुए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अलग अलग स्तर के कालकोठरी को मोनोलिथ के विस्फोट से पहले अलग अलग संख्या में तेजी से साफ करने की आवश्यकता होगी। स्टार सिटी में 3 रैंक बी कालकोठरी थीं, जिन्हें शिकारी दल दिन में शायद 3 या 4 बार साफ करते थे। इस तरह के मुख्य रक्षा शहरों में कम रैंक वाली कालकोठरियों को तेजी से साफ किया जाता था, जैसे रैंक सी लगभग 10-20 बार, रैंक डी 30 से ज्यादा बार, रैंक ई 40 से ज्यादा बार और रैंक एफ 50 से ज्यादा बार, क्योंकि हर निचले स्तर पर शिकारी दल बढ़ते जा रहे थे। ये संख्याएं केवल मुख्य रक्षा शहरों के लिए सामान्य थीं, और साम्राज्य की बाहरी परिधि में स्थित उन शहरों के लिए तो और भी कम होती जहां बहुत कम कालकोठरियों थीं। उदाहरण के लिए आउटर बैंकॉक्स शहर की रैंक सी कालकोठरी को कुछ दिनों में केवल एक बार ही साफ किया जाता था, लेकिन इनमें से कोई भी निचले दर्जे का कालकोठरी गायब नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि मैंग्रोव दलदल जैसी स्थिति दोबारा होने से पहले इन्हें एक दिन में कई बार साफ करना जरूरी था। ये सिर्फ एक सिद्धांत था और इसकी जांच होनी बाकी थी। मैंने इस रैंक बी कालकोठरी को इतनी तेजी से साफ कर दिया था कि यह टिक नहीं पाए। उसके बाद कई सवाल उठे जिनसे मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दिया। समय आने पर सब समझ आ जाएगा। अभी मुझे बस अपने दिमाग में चल रही बातों पर ध्यान देना था। और तेज चलो। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरी तेज प्रगति बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे और भी तेज गति से आगे बढ़ना था। मैं अपने कुछ विचारों को परखने की योजना बना ही रहा था कि तभी हल्की सी दस्तक सुनाई दी। क्या मैंने उनसे नहीं कहा था कि अभी मुझे परेशान न करें? मैं चुप रही और सोचती रही, लेकिन तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और अंदर कदमों की आहट सुनाई दी। आप लोग सच में इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं अपने कमरे में घुसपैठ करने वाले उस व्यक्ति को डांटने ही वाली थी कि उसे देखकर दंग रह गई। सुनहरे बालों से सजी लाल पोशाक पहने एक महिला अंदर आए और उसकी मीठी आवाज शरारती अंदाज में सुनाई दी। तुम तो वाकई आश्चर्यों से भरे हुए हो, है ना?
एलिजाबेथ ऐसे इतराते हुए अंदर आई जैसे वह इस जगह की मालकिन हो, और शायद ये सच भी था क्योंकि उसे जो भी अधिकार मिला था उसी की बदौलत वह बिना किसी परेशानी के मेरे कमरे में घुस गई थी। मैंने शांति से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ था। ये शब्द पूरी तरह से झूठे नहीं थे क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था। लगभग 20 से 30 वर्ष की उम्र की दिखने वाली शिकारी महिला मुस्कुराई और कमरे में चारों ओर देखते हुए बोली, मैं इस घटना के बारे में और अधिक जानना चाहूंगी। क्या मैं आज रात आपके साथ चर्चा के लिए चल सकती हूँ? मैंने उस महिला को देखा जिसके हर शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए प्रतीत होते थे। मैंने उसकी तंग लाल पोशाक और सुनहरे बालों से भरे सिर को देखा। मैं सतर्क रहा ताकि उसकी चाल में न बह जाऊं और मुस्कुराया। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। मैग्नार पूरी रात नींद नहीं ले पा रहा था। उसने इसका अधिकांश हिस्सा बिजली घरों को एक निश्चित आदमी के पास आने और सवालों के साथ ग्रिल होने से विचलित करने में बिताया था। हालांकि वह पूरी तरह से सफल नहीं था क्योंकि कोई अभी भी फिसल गया था। उसने एक निश्चित शिकारी के बारे में सोचा क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और शिकारियों के सभी संग्रह के बारे में सोचा जो उसके आधार में रह रहे थे। वह नए विकास में हर किसी की तरह उत्साहित था और ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि यहाँ से चीजें कैसे चलेंगी। कालकोठरी को स्थायी रूप से मिटाया जा सकता है। ये स्वाभाविक रूप से अच्छी खबर थी, लेकिन इसने एक और सवाल को प्रेरित किया जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था। क्या उन सभी को स्थायी रूप से मिटा दिया जाना चाहिए? क्या केवल कुछ को मिटा दिया जाना चाहिए और कुछ को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए? मैग्नार उन सभी संसाधनों के बारे में सोच रहा था जो कालकोठरियों से निकले थे क्योंकि ये विचार उसके दिमाग में टकरा रहे थे। चीजें और भी व्यस्त हो गईं क्योंकि धन्य शहर के लोग दिखाई दिए, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंडे के छिलकों पर चल रहा था। उसने ये सब एक तरफ रखने की कोशिश की क्योंकि वह प्रसिद्ध व्यक्ति के क्वार्टर के पास पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा खुलने से पहले एक पल बीत गया और एक आधे कपड़े पहने आदमी ने बाहर देखा। उसका ऊपरी शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ लग रहा था क्योंकि पेट की मांसपेशियां इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लगता था कि वे नकली थे। कमरे में किसी के पतले लंबे पैरों को बिस्तर पर लपेटा जा सकता था। मैग्नार ने इसे देखा और अपने अगले शब्दों को सावधानी से चुनते हुए मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 महोदय, हम नए विकास और यहाँ से आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों के साथ एक मंच आयोजित करेंगे। वह उस आदमी से उसी तरह बात करने के लिए खुद को नहीं ला सकता था जैसे वह पहले कर रहा था। वह बहुत सारी अकल्पनीय चीजें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी बोलने से पहले अपना सिर हिला रहा था, मैं एक पल में बाहर आऊंगा। एपिसोड 40 कालकोठरी को कैसे नष्ट करें। मैं एक कमरे के सामने खड़ा था जहां एक लंबी अंडाकार मेज रखी थी और कई नए चेहरे उत्सुकता से बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मैं अंदर आया तो कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा और अब भी कुछ लोग चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। वाइस एडमिरल मुझे कमरे के सामने एक कुर्सी पर ले गए और मेरे पीछे खड़े हो गए। भीड़ में मुझे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, जिनमें से एक वह व्यक्ति था जिसने अनजाने में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को अंजाम दिया था। लाइटनिंग हैंड। जब उनकी नजरें मुझसे मिली तो उन्होंने वही जोशीली मुस्कान दी और हंस पड़े। जैसे ही लगा कि सब लोग आ गए हैं, चर्चा शुरू होते ही चारों ओर गूंजती आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरी प्रक्रिया में पूरा 1 घंटा लग गया और इसमें कई उबाऊ बहसें और चर्चाएं हुई, लेकिन मुख्य निष्कर्ष एक ही थे। चर्चा का अधिकांश हिस्सा कालकोठरी को मिटाने की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति और क्या हमें उन्हें सक्रिय रूप से मिटाना चाहिए, इस पर केंद्रित था। जैसे ही ये टिप्पणियां उठीं, गर्मागर्म बहस छिड़ गई क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये तर्कसंगत था कि उन कालकोठरियों को नष्ट कर दिया जाए जो नियमित रूप से साफ न किए जाने पर कभी भी राक्षसों को मुक्त कर सकती हैं। मैंने अपनी शक्ति के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया, लेकिन रैंक भी कालकोठरी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को जानने के बाद लोग इसके बारे में अनुमान लगा सकते थे। मुझे उन शब्दों को याद आया जो मुझे अपनी सीट से उठने से पहले तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे थे। कमरे में कई आवाजों को शांत कर रहे थे। मैंने अपने चारों ओर देखा क्योंकि मैंने कहा, मैं एक और रैंक बी कालकोठरी के साथ सब कुछ की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ूंगा। एक बार प्रक्रिया स्पष्ट हो जाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने के बाद मैं अपने आसपास की दुनिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता था। ऐसा करने में मेरा पहला कदम कल मैंने जो किया उसे दोहराना था। द बैरेंस से अभी भी राक्षसों की एक सेना आ रही थी, और कौन जानता है कि वहां और क्या छिपा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास किसी और चीज में फेंकने से पहले मेरे पास कितना समय था, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ने वाला था।
सब कुछ खत्म होते ही मैं अपनी योजनाओं पर अमल शुरू करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। एलिजाबेथ पहले से ही उठकर चलने लगी थी, जिससे साफ था कि वह भी साथ आना चाहती थी। इस रैंक के हंटर का मेरे साथ होना बुरा विचार नहीं था, क्योंकि इससे मेरी उस ताकत को छुपाने का एक और मौका मिल जाता जिसकी बदौलत मैं एक दिन में 40 से ज्यादा बार रैंक बी इंजन को पार कर पाया था। अगला लक्ष्य स्टार सिटी में बचे हुए 2 रैंक बी कालकोठरियों में से एक लायंस डेन था। मैग्नार और अन्य अधिकारी मोनोलिथ के बाहर हो रही गतिविधियों को देखने के लिए चले गए, जबकि हम अंदर घुस गए। लाइटनिंग हैंड और अन्य रैंक के शिकारी जो स्टार सिटी पहुंच चुके थे, वे भी शहर के तीसरे कालकोठरी बुलिश एरिना को साफ करने के लिए कई टीमें बनाकर इसी बात का परीक्षण करने वाले थे। शहर में कई रैंक के शिकारियों ने रैंक बी से भरी 10 से अधिक टीमें बनाए और समूह कालकोठरियों की ओर बढ़े। लायंस डैन की ओर जाने वाली टीमों में एलिजाबेथ और कुछ अन्य टीमें शामिल थीं, जबकि बाकी टीमें बुलिश एरिना की ओर गई। लक्ष्य ये था कि मैंने अब विलुप्त मैंग्रोव दलदल को कितनी बार साफ किया और देखे कि क्या ये बाकी रैंक भी कालकोठरी पर लागू होता है। ये समझने के बाद कालकोठरी के अन्य रैंकों के लिए परीक्षणों का विस्तार किया जाएगा। मैं एक और रैंक के हंटर की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम था, क्योंकि लिज ने विशाल ईगल को उस क्षण बुलाया था जब हमें शेर की मांग में स्थानांतरित किया गया था। चील के पास निर्दोष रूप से चमकते काले पंख थे जो चाकू और भेदी पंजे की तरह तेज थे, जो राक्षसों पर डर लाते थे जो दिखाई देने लगे थे। हम एक धूमिल घास के मैदान के वातावरण में स्थित थे, जहां कई बड़े शेर हमारा चक्कर लगा रहे थे। चील की भव्य हवा उनमें से कुछ को वापस पकड़ रही थी, क्योंकि चील के ऊपर की महिला उस आकर्षक स्वर में हंस रही थी और ईगल को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। इसके फैले हुए पंख तेज ब्लेड के रूप में कार्य कर रहे थे जो दृष्टि में सब कुछ नष्ट कर देते थे। मैं पीछे नहीं रहने वाला था, क्योंकि मेरा आंकड़ा शेरों के अन्य समूहों के लिए उड़ गया था, जो जल्द ही एक और भी मजबूत फ्रिजिड नश्वरता के साथ विस्फोट हो गए थे, जो अब सैन्य सूची से प्राप्त 2 नए ठंड विशिष्ट समर्थन कौशल से बढ़ाया गया था। अधिक से अधिक ठंड प्रवेश दुश्मन के प्रतिरोध को अनदेखा करे, क्योंकि ठंड कौशल से नुकसान में वृद्धि होती है और कोल्ड फायर कोल्ड टाइप स्किल्स दुश्मन पर ठंड की लपटों को जोड़ते हैं। पहले से ही हानिकारक कौशल को और भी अधिक विनाशकारी बना देता है, क्योंकि इसके हमले की सीमा में कोई भी जानवर मांस और हड्डियों में बदल जाएगा। ठंड आसपास के वातावरण में फैल जाएगी और आसपास के जानवरों से जुड़ जाएगी। नीली लपटों को विस्फोट क्षेत्र में मौजूद किसी भी जानवर में फैलते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वे अपने शरीर के ठंडे होने से पहले दर्द से चिल्लाते थे। शेर की मांद झाड़ियों और घास के मैदानों का एक विशाल स्थान था, जिसमें यहाँ वहाँ शेरों की मांद थी। हमें शेरों की भीड़ को दूर करने के लिए 30 मिनट से अधिक समय तक उड़ना पड़ा, इससे पहले कि हम असंभव रूप से बड़े टाइटन का सामना कर सकें, जिसमें हवा में बहने वाला एक शानदार शेर अयाल था। लिज ने मेरी ओर देखा, क्योंकि उसके होंठ एक शरारती मुस्कान में मुड़ गए और कहा, वह सब तुम्हारा है, चलो देखते हैं कि आप इसे कितनी तेजी से नीचे ले जा सकते हैं। वह खुद का आनंद ले रही थी, क्योंकि उसने शो देखने के लिए उड़ने वाले ईगल के ऊपर अपने पेट के बल लेटते हुए मुझे अंगूठा दिया था। मैंने इस आकृति को देखा, क्योंकि मुझे कल रात की यादें याद आईं, इससे पहले कि मैंने जल्दी से खुद को इससे बाहर निकाल लिया और हाथ में मामले पर ध्यान केंद्रित किया। जब मैं पास आया तो शेर ने सहज रूप से खतरे को भांप लिया और पीछे हट गया, बड़ी मुश्किल से उस शीतकालीन अस्थिरता के केंद्र से बचा, क्योंकि परिधि में जमी हुई लपटें उसके शरीर पर टूट पड़ीं। दर्द से कराहते हुए वह रुका, लेकिन यह आखिरी बार था जब उसके विशाल जबड़े खुले, क्योंकि उसके सिर से एक और शीतकालीन अस्थिरता विस्फोटक रूप से निकली, जिसने उसकी दहाड़ को रोक दिया और मांस और मस्तिष्क के टुकड़े जमीन पर बिखेर दिए। मैंने अपने पीछे से आ रही तालियों की खुशनुमा आवाजों को नजरअंदाज कर दिया और बॉस से गिरे कोर और आइटम को उठा लिया। हमने इस कालकोठरी को कई बार दोहराया और कुछ घंटों बाद 28वीं बार जब हम इस कालकोठरी में गए तो कुछ ऐसा हुआ। हर बार जब हम गए तो लिज ने केवल उस विशाल चील को बुलाया जो राक्षसों के टुकड़े टुकड़े करने का सारा काम करती थी। अब मैं भविष्य में खुद भी एक शक्तिशाली समनिंग स्किल हासिल करने के बारे में सोचने लगा था, ताकि मैं आराम से बैठकर किसी और को मेरे लिए काम करते हुए देख सकूं। पहले कुछ कालकोठरी चलने के बाद उसका ईगल कमीशन से बाहर हो गया होगा, क्योंकि उसका शरीर चोटों से अट्टा पड़ा था। अगर यह मेरे लिए हर गोता लगाने के बाद गाजियन लाइट कास्टिंग नहीं होता तो विशाल ईगल को समन करना पड़ता और शीर्ष आकार में वापस आने के लिए फिर से बुलाया जाता। उस सम्मन प्रक्रिया में एलिजाबेथ के पास मौजूद सभी ऊर्जा भंडार के आधे से अधिक समय लग गए, इसलिए वह आमतौर पर इसे छोड़ने से पहले दिन में कुछ बार रैंकबी कालकोठरी में गोता लगाती थी। उसने पहले कुछ कालकोठरी चलने के बाद मेरे मंत्रों की लगातार कास्टिंग पर आश्चर्यचकित होना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी हंसमुख अभिव्यक्ति अधिक जटिल हो गई थी।
मैं अपनी शक्ति के कुछ स्तर को दिखाने में बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि मुझे अपने आप में विश्वास था कि मैं उन कई चीजों का सामना कर सकता हूं जो मुझ पर आ सकती हैं, और अगर मैं भविष्य में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे छिपना बंद करना होगा। वर्तमान में हमारे 28वें कालकोठरी में जो परिवर्तन हो रहा था वह हमारे परिवेश में सचमुच टूट रहा था जैसे कि वे कांच थे। हमारे सामने मांद में शेर गायब हो रहे थे जैसे कि वे धूल थे, जैसे कि ईगल, और हमें कवर करने के लिए एक हरी बत्ती फैली हुई थी क्योंकि हम कालकोठरी से आधे रास्ते में गायब हो गए थे। हमें बाहरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया जहां हम हर जगह दरारों के साथ भव्य मोनोलिथ देख सकते थे। जो कोई भी मोनोलिथ के करीब था वह वापस चला गया क्योंकि कई लोगों को इतिहास में पहली बार एक और कोठरी के विनाश को देखने का मौका मिला। ऐसा लगता है कि मेरी टीम के 12वें रन पर होने के बाद अन्य टीमें 28 से अधिक बार कालकोठरी को साफ करने के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। 40वीं बार कालकोठरी को समाप्त करने वाली टीम वह ट्रिगर थी जिसने अस्थिरता का कारण बना, जहां कालकोठरी में किसी भी शेष टीम को बाहर निकाल दिया गया था और अंतिम विनाश हमने अभी देखा था। यह इस बात का सबूत था कि सिद्धांत सही था। कालकोठरी नष्ट की जा सकती थी। मैंने अपने चारों ओर विजयी ध्वनियों को सुना क्योंकि मैंने अपना सिर अपने बगल वाली महिला की ओर घुमाया। हम दोनों उसके काले ईगल के ऊपर खड़े थे क्योंकि मोनोलिथ फट गया था। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि उसकी क्रिस्टल स्पष्ट आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उसने दृश्य देखा। वह मेरी ओर मुड़ी और पहली बार गंभीर अभिव्यक्ति में बात की क्योंकि मैं उससे मिला था। आपने मुझे इतनी जल्दी रोते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो उन आंसुओं को पोंछ रही थी जो गिरते रहे क्योंकि उसने जारी रखा, मुझे नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं उसके पूर्ण महत्व को समझते हैं या नहीं, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह मुक्ति है। उसने शिकारियों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा और आगे बढ़कर कहा, मैंने अनगिनत लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है क्योंकि मुझे दिन रात इन कालकोठरियों में जाने के लिए मजबूर किया जाता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे आने वाले वर्षों तक यही करना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगी। बिना टूटे इस स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका यही था कि मैं चेहरे पर खुशी का भाव बनाए रखूं और आगे बढ़ती रहूं। अगले शब्द कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। तो इस तरह की चीज को संभव बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, और कृपया इसे जारी रखें। मेरे सामने बैठी उदास लड़की को मैं देखता रहा, वह अपने उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया, साथ ही यह भी ध्यान रखा कि उसके खुरदुरे कवच को उतारकर एक स्टोरेज रिंग में रख दूं। मुझे इस लड़की से कोई खास लगाव नहीं था क्योंकि मैं उससे कुछ ही दिन पहले मिला था। हमने जो एक रात साथ बिताए उसे भी मैंने अपने आसपास बढ़ती दिलचस्पी के चलते महज एक क्षणिक संबंध मान लिया। वह हाल ही में मिली कई महिलाओं से कहीं ज्यादा आकर्षक थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वह दिखावा कर रही है, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को इससे दूर रखा। उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे जब वह रो रही थी। क्या यह मुक्ति थी? मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं क्या करने वाला हूं। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो मुझे नहीं पता थीं, और बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मुझे समझ नहीं आती थीं। उसके याद दिलाने के बिना भी मैं इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं था।